जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो डॉलर के हवाले से जो उनकी काविशें हैं, खासतौर पर उनकी जोड़ी थी, उसको रुकवाया। क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल उनका क्रेडिट बनता है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, इसको आप हल्का मत लें। क्लियर हो रहे जो बेल आउट पैकेज जो ये पिछली गवर्नमेंट स्टेबलाइज करके इसको गई थी कि भाई इससे आम वहाँ पे क्या असर पड़ेगा, क्या आटा सस्ता हो गया, क्या चीनी सस्ती हो गई, क्या सब्जियां सस्ती हो गई। इलेक्शन के हवाले से भी अफवाहें आ रही है कि इलेक्शन जो है वो मजीद कुछ 6 महीने जो है वो ताखीर का शिकार हो सकते हैं, कि वो डेमोक्रेटिक माइंडसेट के साथ इस वक्त रिशत के ऊपर बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, ऐसे लोगों को भी जब आप ठिकाने लगाते हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि पिछले चंद महीनों से एक पुरअमन फिजा है पाकिस्तान की सियासी मामलात के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिद्दीक़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं लीव टीवी नेटवर्क। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमी कोताही हो तो ज़रूर हमें मेंशन किया करें ताकि हम उस चीज़ को दूर कर सकें। लेकिन आज की वीडियो के बारे में बताता चलूँ कि आज की वीडियो, जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, कि इकॉनमी के बारे में। और इकॉनमी वो भी जो 3 महीने से ये निगरान हुकूमत जो है वो इस इकॉनमी को कंट्रोल कर रही है, तो क्या कुछ बेहतरी आ रही है। बहुत सारी इलेक्शन के हवाले से भी अफवाहें आ रही हैं कि इलेक्शन जो है वो मज़ीद कोई 6 महीने जो है वो ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर भी साथ साथ हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आज का हमारा टॉपिक मेनली जो हमारा आज का टॉपिक है वो इकॉनमी के हवाले से है और बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, मैं कहूँगा कि एक दुरुस्त सिमत के अंदर जो है लेके जाया जा रहा है। और स्टेबिलिटी जो मेन एक एसेंस होता है किसी भी इकॉनमी का, जड़ जिसे कहते हैं किसी भी दुनिया की किसी मुल्क की इकॉनमी को अगर देखा जाए, तो वो हम इसमें बेहतरी होते हुए देख रहे हैं। मेन जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे डेफिनेटली। अगर मैं डॉलर के हवाले से बात करूँ तो पिछले कुछ माह के अंदर डॉलर के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा इस हवाले से कि डॉलर के हवाले से जो हमारे सिपा सलार हैं, हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, और उनकी काविशें या उनकी एफ़र्ट्स इस हवाले से, क्योंकि स्मगलिंग बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान डॉलर हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी और मार्केट इंस्टेबिलिटी मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई थी। और उन्होंने जिस तरीके से इस पे एक्शन लिया और जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के इस मैटर के ऊपर उन्होंने वर्क किया। तो आपको पता है कि मैं कभी भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के वाले से ज़्यादा अपनी राय रखता हूँ। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग मुझे काफ़ी अर्से से सुन रहे हैं। लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन अगर कोई मुझसे मांगे कि आपके साथ आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो डॉलर के हवाले से जो उनकी काविशें हैं, ख़ासतौर पे उनकी जो मेहनत थी इस हवाले से, बाकी सारे और भी चैलेंजेस हैं आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, उनको भी डील करते हुए, लेकिन पैरेलल में उन्होंने इस चीज़ को भी हैंडल किया और एक बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी, उसको रुकवाया। क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल उनका क्रेडिट बनता है। इस पिछले 3 महीनों में आप देखें कि 14 अगस्त को ये निगरान हुकूमत आई है और उसके बाद से जो डॉलर के डिक्लाइन आया है, और तकरीबन 310 से इंटरबैंक की अगर मैं बात करूं, 310 से इस वक्त 276 तक तो चला गया था। तकरीबन 34 रुपये जो है वो उसमें डिक्लाइन आया था, और चंद हफ्तों के अंदर आया था, ये चंद महीनों में या चंद सालों की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था डॉलर के हवाले से। और फिर ओपन मार्केट और इंटरबैंक के रेट को एक रखना। जो ओपन मार्केट वाले थे वो अपनी गेम खेलते थे, उनकी अपनी मोनोपोली क्रिएट हो चुकी थी। इंटरबैंक वालों की अपनी एक गेम होती है इस हवाले से सारी, उसको एक स्टेबलाइज करना। और यही एक रीज़न बना पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट का जो आप कह सकते हैं ग्राफ, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो एकदम अपनी एक ऊंची उड़ानों की तरफ जो है इस वक्त स्टॉक मार्केट हमारी जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो स्टेबल रहे और मज़ीद इसमें तरक्की हो। ज़ाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट, अब यहाँ पे ना लोग अक्सर कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट चले 60,000 पॉइंट्स पे चली गई, तो हम मानते हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि स्टॉक मार्केट 60,000 पॉइंट पे चली गई है। लेकिन क्या आपने कभी इस पे गौर किया कि लोग हमेशा इस पे ज़रूर एक वो कहते हैं लुच जो है वो एक फ्राई करते हैं, लुच तलते हैं अपना इसके अंदर कि भाई इससे एक आम आवाम पे क्या असर पड़ेगा, क्या आटा सस्ता हो गया, क्या चीनी सस्ती हो गई, क्या सब्जियाँ सस्ती हो गई, स्टॉक मार्केट अगर 60,000 पे चली गई। ये बड़े इंडस्ट्रीज़ के जो मालिकान है, ये उनकी गेम है बेसिकली, ये आम आवाम को उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको मैं बताता चलूँ कि अगर 60,000 पे अगर स्टॉक मार्केट चली गई है, उसका मेन इम्पैक्ट बैंक्स और सीमेंट इंडस्ट्री है डेफिनेटली, अगर आपने इस पे रिपोर्ट्स पढ़ी हो। लेकिन उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ा अपना किरदार अदा किया उन्होंने। अगर ऑलमोस्ट 38,000 से 60,000 पे अगर 22,000 ऑलमोस्ट हमारी स्टॉक मार्केट अगर इंक्रीज़ हुई है पॉइंट्स का, उसमें अगर इजाफा हुआ है, अगर मैं गलत ना हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। इसको आप हल्का मत लें।
अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है इसका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और इसमें साथ साथ मैं आईएमएफ की भी बात करूंगा। आईएमएफ के जो $3 बिलियन के जो ट्रेंचेस थे डेफिनेटली वो भी क्लियर हो रहे हैं। जो बेल आउट पैकेज जो ये पिछली गवर्नमेंट स्टेबलाइज करके इसको गई थी, जो पिछली 1.5 साल की हुकूमत थी, उसको आईएमएफ प्रोग्राम को उन्होंने इनिशिएट किया, शुरू किया। बहुत बड़ा एक आवाम के ऊपर महंगाई का एक बोझ तो आया, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी से आप देखें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी मजबूत हुई है पाकिस्तान के अंदर। जो एक गैर मुल्की इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान की तरफ दोबारा रुख करना उसने शुरू कर दिया है। दैट्स वाई हमारी 60,000 पे जो हमारी स्टॉक मार्केट चलेगी। इसका इम्पैक्ट जॉब क्रिएशन होगी डेफिनेटली। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, उसको प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। वो नए अपने प्लांट्स लगाएगी, नए यूनिट्स लगाएगी अपने, वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगी। और जॉब क्रिएशन इन्फ्लेशन के अंदर किस तरह काम करती है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, उसके लिए जॉब क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एक घर के अंदर 4 अफराद हैं और अगर 2 के पास नौकरी है, 2 के पास नौकरी नहीं है, और क्योंकि बैड इकोनॉमी की वजह से अगर जॉब क्रिएशन होती है स्टॉक मार्केट में, अगर एक इन्वेस्टमेंट बड़ी तादाद में अगर आ रही है और लोकल इन्वेस्टर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो इस पर अट्रैक्ट हुआ है, तो जॉब क्रिएशन होगी। अगर कहीं 2 लोग काम कर रहे हैं घर के, तो वो 4 लोगों के पास नौकरियाँ होंगी, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी इंप्रूव होगी। फिर अगर इन्फ्लेशन, फिर साथ साथ इन्फ्लेशन के ऊपर आ जाते हैं कि वो 40% पे हमारी इन्फ्लेशन थी जो 29% पे आ गई है। अब फोरकास्ट स्टेट बैंक की तरफ से भी ये किया जा रहा है और ब्लूमबर्ग ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी है कि आपके आने वाले जो नेक्स्ट ईयर, आपको 2024 का जो ईयर है, उसके अंदर आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 20% से भी नीचे होगी। मतलब कहाँ 40% पे हमारी इन्फ्लेशन चली गई थी, फिर दोबारा जो है वो 20% तक, 20% से नीचे हमारी जो है वो इन्फ्लेशन हमारी आ जाएगी। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, और उस पर हमें ज़रूर हमें मज़ीद मेहनत भी करने की ज़रूरत है। और जो लोग इसमें किरदार अपना अदा कर रहे हैं, अब बात यही हो रही है कि भाई ये निगरान हुकूमत अगर इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, और सबको पता है कि पाक फ़ौज जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपना इसमें कंट्रीब्यूशन है उसका स्टेबिलिटी के हवाले से। मैं मेन कामयाबी फ़ौज की या हमारी जो हमारे सिपहसालार हैं आसिम मुनीर साहब की, वो कामयाबी अगर मैं आपको बताऊं इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, वो यही है कि वो डेमोक्रेटिक माइंडसेट के साथ इस वक्त अपनी नशस्त के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क है। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक फोर्सेस आज़ादाना काम कर सकती हैं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इस मुल्क के अंदर हुकूमतें चेंज होंगी। और जो तासुर पाकिस्तान में आज से पहले दिया जाता था, या पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उसको तकरीबन दफन कर दिया गया है। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान के जो माशी जो इस तो जो आप कह सकते हैं कि नंबर्स हैं, जो इकनॉमिक नंबर्स हैं, वो बहुत पॉजिटिव वे में अब रवा दवा है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मज़ीद ये चीज़ें हमें इम्प्रूव होती भी नज़र आएंगी। तो आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए उनकी सोच है, या मैं समझता हूँ कि जो एक हर आर्मी चीफ़ की पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, और एक हर शहरी को भी जो है इसको कदर की निगाह से देखना चाहिए, मेरे ख्याल से वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। और मैं जिस चीज़ को तरस रहा था पिछले 5-6 सालों से या 7 सालों से, वो चीज़ें हमें अब नज़र आना शुरू हो गई हैं, और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और देखिए एक और चीज़ भी है कि ऐसे अनासर मुल्क के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझेंगे, जो मुल्क को बंद करने की बातें करें, मुल्क को जलाने की बातें करें, मुल्क में जलाओ घिराव की बात करें, किसी मुंतखब हुकूमत को काम ना करने दें और कहें कि बस मैं हूँ तो मुल्क है, मैं नहीं हूँ तो ये मुल्क भी नहीं है, ऐसे लोगों को भी जब आप ठिकाने लगाते हैं, और आप खुद देख सकते हैं कि पिछले चंद महीनों से आप देख लें कि कितनी एक पुरअमन फ़िज़ा है पाकिस्तान की सियासी मामलात के अंदर। किसी किस्म की कोई इंतशार आपको नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म का आपको गुंडागर्दी नज़र नहीं आ रही, किसी किस्म का आपको जलाओ घिराव नज़र नहीं आ रहा। तो ये भी एक रीज़न है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का, ये भी एक रीज़न है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से वो अट्रैक्ट हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी देखते हुए। पाकिस्तान और जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ अभी रिसेंटली MOU साइन हुआ है, $multi-billion का जो ये MOU साइन हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान की जो मुत्तहिदा अरब अमीरात है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इसको जो है वो एक न्यू एरा ऑफ कोऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है मिडल ईस्ट के साथ। दुबई ने इसकी शुरुआत की है। डेफिनेटली बाकी जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, इसमें ओमान है, कतर है, बहरीन है, या सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ये सारे भी इसके अंदर 1 by 1 करके शामिल होंगे, और ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। CPEC की तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ जो कॉपरेशन इस वक्त मिडल ईस्ट के साथ पाकिस्तान के लिए होने जा रही है, वो किस लेवल पे पाकिस्तान को लाके खड़ा करेगी। ये मेरे ख्याल से मेरे सुनने वाले जितने भी हैं वो ज़्यादा इसमें
बेहतर अंदाज में मुझे बता सकते हैं कि वो खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि किस लेवल पे जाके पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है वो बेहतर होने वाली हैं। एनी हाउ डेफिनेटली हमारी GDP ग्रोथ है, फिर जो मैंने बात की कि पिछले 3 माह से जो इस वक्त टैक्स चोरों के हवाले से काम हो रहा है, जो स्मगलर्स के हवाले से काम हो रहा है, जो ईरान से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइटम्स लेकर आते थे गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान का, जो फिर पैसा जो है वो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान के डॉलर वहाँ से मुल्क से बाहर जाते हैं, इसका बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। और इसका नुकसान एक शायद चंद लोगों को तो इसका फ़ायदा हुआ हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नेशन वो तो नुकसान उठा रही है इस चीज़ का, महंगाई के हवाले से। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से कि अल्लाह ताला इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी लेकर आए। और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से अगर अच्छी खबरें हैं, नाउमीदी तो नहीं होनी, रहना इस मुल्क के अंदर है। अगर आपका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है तो फिर आपको पुरुम्मीद रहना पड़ेगा और आपको मुस्बत चीज़ों की तरफ देखना पड़ेगा और आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि कौन बेहतर है, कौन बेहतरी ला रहा है इस मुल्क के अंदर और किसने सिर्फ इंतशार फैला के इस मुल्क के अंदर मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके गए। हमें बात करनी कि किस तरीके से अब हम पाकिस्तान को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त पाकिस्तान का और मज़ीद बेहतर होगा। अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो उम्मीद है कि और हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन जो पॉलिसीज़ इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं, जो हमें हर इंस्टीट्यूशंस जो हमें ऑन बोर्ड नज़र आ रहे हैं इस वक्त, उससे डेफिनेटली पाकिस्तान की बेहतरी हमें नज़र आनी शुरू हो गई। और आपने भी इर्द गिर्द देखा होगा कि जो प्राइसेस हैं या इन्फ्लेशन है उसमें भी एक स्टेबिलिटी आई है। हमें अब आए दिन ये नहीं सुनने को मिलता सिलेंडर की कीमत बढ़ गई या आटे की कीमत, चीनी की कीमत, हमें चीज़ें ग्रेजुअली हमें कम होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि हालात अभी कुछ ऐसे नहीं हैं कि हम उसके ऊपर तारीफ़ की जाए, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें एक मुस्तहकम इस्तेकाम की तरफ हम कह सकते हैं कि हम जाना शुरू हो गए हैं। अब ये इस्तेकाम, आप इस्तेकाम पार्टी मत समझ लीजिएगा, लेकिन इस्तेकाम का एक वर्ड है जो हमें यूज़ करना था यहाँ पे, तो हमने यूज़ कर लिया। एनी हाउ, लेकिन चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो जानते हैं कि मेरा झुकाव ऐसे किस तरफ है। लेकिन अभी हम पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बात करेंगे। अगले 3 महीने बाद जो हैं वो इस वक्त इलेक्शंस हैं, 8 फरवरी जो है वो इलेक्शंस हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि कोई $multi billion की जो है वो कोई डील्स हो रही हैं जिसकी वजह से इलेक्शंस नहीं होंगे। आई डोंट थिंक सो। मेरे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस डिले होंगे। और मैं ना ये जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ अपनी सोर्सेज के हवाले से कि इस मुल्क में तमाम तर लोग जो ज़िम्मेदारान हैं वो मुल्क में इलेक्शंस भी चाहते हैं और मुल्क में एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एक मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में दें और ताकि वो उस मुल्क को बेहतर अंदाज में चला सकें। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो दुआ यही है कि वो उसमें बेहतरी हो, हम इसी चीज़ की दुआ कर सकते हैं। अब मसला इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक मईशत के हवाले से या महंगाई के हवाले से एक मसला है जो एक काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, तो उसको दूर करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला दुआ यही है कि वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। मैं तो आपका होस्ट असद यासिन मिर्ज़ा, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और आप लोगों के लिए तो ये गुड न्यूज़ भी है कि मेरी वीडियोज़ भी जो हैं वो पे दर पे आ रही हैं। और इंशाल्लाह ताला कोशिश ये होगी कि हर दिन एक व्लॉग ज़रूर किया जाए और अपनी राय से आगाह किया जाए आप लोगों को। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।